तो यानी अब कंट्री को, अपने हर कंट्री को अपने जनता की जरूरतों के मुताबिक और अपने डेवलपमेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए अपने इंडस्ट्री का ग्रोथ कराना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है, ओके, और प्रमोट करना है एक सभी सोसाइटी, सभी वर्ग के सभी लोगों को मिला जुला के चलते हुए। ऐसा नहीं कि हमारे देश में तो खैर ये प्रॉब्लम उतनी नहीं है, हालांकि यहाँ ऐसी प्रॉब्लम खड़े करने वाले लोग मिल जाते हैं जो कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, ओके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोर और लेस वो जो सेंटर से चलती है, वो जो कानून बनाती है, जो योजना बनाती है, वो सभी धर्मों के लिए होता है, सभी लोगों के लिए, सभी कास्ट के लोगों के लिए, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे कोई माइनॉरिटी से रिलेटेड विशेष तरह का कोई प्रावधान या कोई गिफ्ट है या कुछ भी है तो उस माइनॉरिटी को ही मिलेगा, या कोई रिजर्वेशन का प्रावधान किसी एक पर्टिकुलर जो अंडर डेवलप्ड ग्रुप है उसके लिए लिया है तो उसको मिलेगा। लेकिन इन जनरल ये एक इक्वल कानून बनाती है। लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसा नहीं करते, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ माइनॉरिटी को कोई राइट नहीं है, माइनॉरिटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। तो वहाँ के जो कानून बनते हैं वो सब उन लोगों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं जो कि वो है, समझ रहे हो। तो सभी लोगों के लिए नहीं है। और इसी तरह जब स्लेवरी की दास प्रथा थी तो उस समय जो लोग थे सब अपने हिसाब से सब कुछ बनाते थे, उनके ऊपर कड़ा कानून रहता था। जब भारत हमारा देश गुलाम भी था तो उस समय भी इसी तरह का पार्शलिटी होती थी। तो इंडस्ट्री भी अब अपने टेक्नोलॉजी में जब सुधार करेगा तभी इंडस्ट्री के क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो इंडस्ट्री के जो रिसर्चर्स हैं उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग R&D जो सेंटर है वो भी एक्टिवली इंगेज्ड होने चाहिए, वहाँ के टेक्नीशियन, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स जो है, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी में और क्या सुधार कर सकें, रिसोर्सेज को बचा सकें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, इफिशियंसी बढ़ा सकें, और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो दुर्घटनाएं होती हैं मजदूरों की या लोगों के जो कैजुअलिटी होती है उनको हम कैसे कम करें। तो इस तरह से हम इनोवेशन को भी हम प्रमोट करें। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी हम एक बार डेवलप कर लिए, फुल स्टॉप लग गया, अब चल रहा है 40 साल से उसी टेक्नोलॉजी पर काम, नो, नहीं तो आप फिर पिछड़ जाओगे। उसमें भी अनवरत आप सुधार करते रहेंगे। आया समझ में? आगे चलें। ओके सर। ओके सर। देखिए 10वां है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी आपके यह इनइक्वालिटी जो है दो संदर्भ में, एक तो देश के अंदर और दूसरा देशों के बीच में। जैसे अमेरिका जो है वह किसी अफ्रीकन देश, गरीब देश कैमरून को उसी तरह इक्वल दर्जा देकर ट्रीट करे, उसको हिकारत भरी नजरों से या इंसल्ट ना करे उसका। लेकिन कुछ देश है जो कि अपने हरकतों के वजह से इंसल्ट हो ही जाते हैं, ट्रोल हो ही जाते हैं। उनके साथ आप चाहे जितना भी बराबरी का दर्जा देने का कोशिश करें तो उनको अपना जैसे इज्जत हजम नहीं होती है, वो वाली बात है। जैसे पाकिस्तान है, वो तो बराबरी में बैठाने लायक है नहीं। तो चाहे आप उनको कितना इक्वल ट्रीटमेंट कीजिए, उनका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है खुद ही भिखारी होता है, और चुना हुआ नुमाइंदा होता है, सिलेक्टेड होता है, पिक्ड अप होता है, जीता हुआ नुमाइंदा नहीं होता है। तो इसलिए उनको अमेरिका भी इज्जत नहीं करता है। प्रिंस बिन साउद जो सऊदीया का MIV है, मोहम्मद MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो भी बहुत उसको बेइज्जत करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसकी हरकत ही यही ऐसी है तो वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। अब जो बेगैरत है तो उसको वैसा ही मिलेगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, ये राष्ट्र संघ जो है, वो कहती है कि देश जो है, एक देश दूसरे देश को बराबरी के रूप में ट्रीट करे, उनको फुल सोवेनियर नेशन का दर्जा दे। जैसे भारत अगर नेपाल से बातचीत करेगा, भारत का प्रधानमंत्री नेपाल का प्रधानमंत्री, दोनों को इक्वल स्टेटस, इक्वल प्रोटोकॉल मिलेगा, ठीक। अब फिर देश के अंदर भी, हर देश के अंदर रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में इनइक्वालिटी है,
जैसे पाकिस्तान में जो कानून बनाएगा, जो सुविधा मिलेगा, जो सब्सिडी मिलेगा, जो भी योजना होगी, जो भी नौकरी मिलेगी, जो भी शिक्षा का रिजर्वेशन है, सब कुछ उनका उनके लिए है, माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। तो ऐसा है कि कंट्री के अंदर, तो इससे क्या हुआ, माइनॉरिटी जो है वहां के बहुत ही पिछड़ गए, अंडर डेवलप हो गए, और जो इन जनरल पॉपुलेशन है वो फिर पर आ गया, उनसे उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है, वो वहां का भिखमंगा है, वहां का माइनॉरिटी। तो ये ठीक बात नहीं है, ये आपके कंट्री का रिफ्लेक्शन है, इज्जत पर आती है, इंटरनेशनल इमेज आपका खराब होता है। प्लस जो इस ग्रुप, जो मान लो कि एक ह्यूमैनिटी के आधार पर देखो कि यह एक पॉपुलेशन था, वो ओरिजिनल आप ही के देश के लोग हैं, आप ही के मूल निवासी हैं, उसी धरती पर सदियों से रहे हैं, उनको आपने मार्जिनलाइज कर दिया। तो आप जो है आगे चल करके फिर से एक किसी छोटे ग्रुप को अपने ग्रुप में से, बड़े ग्रुप में से, जो कि आज आपका उस बड़ा ग्रुप में शामिल है, उस बड़े ग्रुप के अंदर भी किसी एक ग्रुप को, छोटे ग्रुप को आप मार्जिनलाइज कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। तो वो आपका जो समाज है वो धीरे धीरे खंडित होते चला जाएगा। हाँ, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इसका थोड़ा लगेगा टाइम, 100 साल 50 साल, एक ये जो है किसी भी देश के इतिहास और तारीख में कोई बड़ा कोई लंबा टाइम नहीं होता है। आप इमेजिन कीजिए कि अंग्रेज हम पर 250 साल हुकूमत किया, और भारत को आजाद हुए अभी हम लोग गोल्डन ये अमृत महोत्सव 75वां वर्ष मना रहे हैं। तो ये 75 वर्ष आजाद हुए हुए उसके मुकाबले 250 साल कितना ज्यादा बड़ा अमाउंट है जो अंग्रेज हम पर शासन करके गया है। ठीक है। तो इस तरह से इनका कंट्री का जो इतिहास है, तारीख जो है वो बदलते रहता है, इनका ज्योग्राफी भी बदलते रहता है, 50-100 साल पर ये सब बदलते ही रहता है। और इससे जो अपना नहीं सीख लेता है, जो भी कौम अपने तारीख से नहीं सीख लेती, वो जो अपने तारीख को मस्क करती है, तारीख भी उसको, उस कौम को मस्क कर देती है। तो कहने का मतलब आप इन इक्वालिटी को घटाइए, उस पर काबू लाइए, नहीं तो जो इन इक्वालिटी के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके बीच में भी इन इक्वालिटी पैदा हो जाएगी आगे चल के कभी ना कभी, और फिर उनको वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उस समय। अगर आज वो इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लिए होते तो आगे फ्यूचर में उनका फिर समाज एक बार और विभाजित होने वाला था, उससे वो बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जहां तो आप ये मान के चलिए वह जो क्षेत्र है वो फिर से भी खंडित होगा। ठीक, आज हो कल हो, लेकिन होगा। यस सर। तो अब देखिए, फिर अब आपका है रिड्यूसिंग इक्वलिटी हो गया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। आपके शहर और समाज जो है वो सभी जो है सस्टेनेबल हो, उनके अंदर ग्रोथ सेफ हो, शहर जो है सेफ हो, जो भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो सब के जरूरतों का ध्यान रखा जाए। किसी कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में भाषाई आधार पर या धर्म के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप जाके बम गोली मार दीजिए और दूसरे क्षेत्र में आप खूब आराम से ठाठ से रहिए, एक ही देश के अंदर। यह नहीं हो सकता है। और जहां भी अगर ये होता है, प्रचलन में है, जैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान में बम मारता है, लाहौर में लोग भगड़ा पाता है, तो वह देश जो है उसके अंदर फिर विखंडन होगा, वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो ये आपका जो, और उस देश के जो शहर हैं, बेसिकली शहर ही जो है वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, मेजर बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक शहर का। जैसे मुंबई शहर अकेले देश का 1/3 जीडीपी जनरेट कर देता है। मुंबई अकेला देश का 1/3, या आप अभी तो कम हो गया, मतलब रफली मान लो 20% to 25% जो पूरे कंट्री का बिजनेस अकेला मुंबई। तो ये जो शहर हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक,
तो इन शहरों का अच्छा। जो रोल है, अब अगर चूंकि ये शहर जो है इकोनॉमिक हब है, एजुकेशन के हब है, रोजगार पाने के लिए यह आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, इसलिए इन शहरों की तरफ जब जनता जो है वो भीड़ जो है उसका पलायन होगा, गुच्छा का गुच्छा जत्था का जत्था लोग वहां जाएंगे। जैसे एक कैलकुलेशन के मुताबिक मुंबई में हर दिन 48 ट्रेन लॉकडाउन के पहले यूपी और बिहार से रोज पहुंचती थी भर भर के। तो यह एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। रोज 48 ट्रेन भर भर के यूपी बिहार से मुंबई पहुंच रहा है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो ऐड हो रहे हैं मुंबई के पॉपुलेशन में। तो शहर भी जो है उसकी एक क्षमता होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। वो शहर कितनी पानी की आपूर्ति कर सकता है, उस शहर में कितनी बिजली के, हालांकि बिजली की आपूर्ति आप बढ़ा भी सकते हैं, उस शहर में जो आपने वायरिंग कर रखी है, ट्रांसमिशन की वायर्स बिठा रखी हैं, वो कितना लोड ले सकता है। वहां पर आपने जमीन का किस तरह से प्लॉट का कटिंग किया है, नाली की सुविधा, सड़क की सुविधा, जगह, ये सब नाली पानी निकासी का सब प्लान बनाया है। अगर लोड बढ़ जाएगा वहां पर बासिंदे बसने वाले लोगों का, तो अनऑथराइज कॉलोनी इस तरह अनप्लान्ड वे में ग्रोथ, आदमी के ऊपर आदमी, गलियां सकड़ी हुई, बिना परमिशन के 4 स्टोरी, डबल स्टोरी, डबल स्टोरी के तो कह नहीं, 4 मंजिला मकान इस तरह से लोग बनाए हुए हैं गैर भूमि पर कब। तो इस तरह से क्या होगा, शहर का जो है एक प्रॉपर वे में विकास नहीं हो पाएगा। और ऐसा भारत के लगभग हर शहरों में देखने को मिलता है, क्योंकि फॉरेन में जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ इस तरह से नहीं मिलता है। वहाँ शहरें काफी विकसित और सब तरह की फैसिलिटी, कम्युनिटीज बढ़िया से, अच्छा सड़क, अच्छा नाली, अच्छा सब तरह का सब कट किया हुआ है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होता है। तो इन सब इश्यूज को आप एड्रेस कीजिए, तभी एक अच्छे शहर, चूंकि शहर का है एक कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास, चेन्नई, अब मुंबई, दिल्ली, ये चेन्नई, और फिर अब बेंगलोर भी और हैदराबाद, ठीक है, ये सब बड़े बड़े शहर जो हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है इस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके सर। गोल नंबर 12, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो कंजम्पशन किस चीजों का? रिसोर्सेज का। आप अपने नागरिकों में, देश जो है ऐसे ऐसे कानून बनाए कि इतना रिसोर्स आप पर कैपिटा यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपकी सीमा है। इससे ज्यादा यूटिलाइज करने पर आपके ऊपर ये लगेगा, वो लगेगा, सरचार्ज, टैक्स या सेस, ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में अभी क्या किए हुआ कि पानी इतना लीटर लीजिएगा, कितना है पता नहीं, वो इतना लीटर लीजिएगा तो कोई बिल नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ गया तो बिल आ जाएगा। तो इसलिए वो एक प्रकार की कोशिश है कि एक रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो, क्योंकि दिल्ली में पानी फ्री कर देगा, रोड पर अपना गाड़ी धो रहा है सब आदमी, तो अब क्या करेंगे कि इतना, इससे ज्यादा खर्च कीजिएगा तो आपको पूरा बिल चुकाना पड़ेगा, जीरो से लेकर के पूरा भी। और इसके इस ब्रैकेट के अंदर अगर कंजम्पशन कीजिएगा रेस्पॉन्सिबल रूप से, तो आपके लिए वो फ्री है। फिर इस तरह से लगाया। और भी कई तरह के चीजें जो है कंजम्पशन के लिए, जैसे गैस सिलेंडर की उपलब्धता जो थी सीमित कर दी गई थी कि एक परिवार को या एक कनेक्शन को इतना टाइम के बाद ही गैस मिलेगा। ऐसे अभी भले हो गया है कि जब चाहो तब मिल जाएगा, लेकिन पहले था ये राशनड था। और प्रोडक्शन भी, अंधाधुंध प्रोडक्शन नहीं कर दीजिए आप किसी भी चीज का। जिस चीज की मांग नहीं हो उसको आप खूब प्रोड्यूस कर दिए तो आपका क्या इकोनॉमिक लॉस होगा? या कोई एक ऐसा चीज प्रोड्यूस कर दिए जिसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट करता हो, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन को बनाने में पॉल्यूशन उतना नहीं होता जितना पॉलीथीन बन जाने के बाद पॉलीथीन खुद की वजह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको इंश्योर करना है कि किस तरह कंजम्पशन हो,
ताकि वह सस्टेनेबल बन सके, हम भी उसका उपभोग कर सकें और हमारे आगे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उपभोग कर सके उसी क्वालिटी में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जी सर। ओके, अब आइए कि आपका 13th वन इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। तो आप क्लाइमेट के ऊपर एक्शन लेना, इनको ठीक करना, क्योंकि क्लाइमेट आपका नष्ट हो रहा है। हमारी गतिविधियों की वजह से क्लाइमेट के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे डेवलपमेंट की गतिविधियों की वजह से हम जो भी उत्खनन कर रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, कोल, जो भी भूगर्भ से हम खनिज पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, वो बेसिकली सब हम क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। या किसी बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बिठाने के लिए जितना भूमि का अधिग्रहण किया गया, उस भूमि पर जितने भी प्लांटेशन थे, अब क्योंकि वो ऊंचाइयों पर अधिग्रहण किया, वहां पर पहले जंगल अवश्य ही होगा, वो जंगल का विनाश हो जाएगा। प्लस धरती के किसी एक पॉइंट पर, एक क्षेत्र पर इतनी ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से एक धरती पर असंतुलन भी पैदा हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह रहता है कि इतने बड़े वाटर रिजर्वायर में कभी जो एक्सीडेंट हुआ तो वह बड़ा ही भयावह होगा। उस प्लेन में, उस नदी जो है जिसके ऊपर यह प्लांट बनाया गया है, उसके डाउन स्ट्रीम में वो बहुत ही भयानक त्रासदी लेके आ सकती है जब भी वो टूटेगा। या तो किसी मैन मेड भूल की वजह से, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या आतंकवादी हरकत की वजह से, या अपने आप उसकी एजिंग होगी, और एजिंग होके वियर एंड टीयर होके 200 साल लगे, 500 साल लगे, वो धीरे धीरे वो जो है आपका एक दिन खंडहर बन जाएगा और फिर वो ढह जाएगा। तब आपको फिर क्लाइमेट का बड़ा नुकसान होगा। तो क्लाइमेट को तब्दील करने वाले ऐसे सारे इवेंट्स जिनकी वजह से इरिवर्सिबल चेंज क्लाइमेट में आ रहा है, ऐसा परिवर्तन जो आप सुधार ना सकते हो और जिसकी वजह से चेंज जो है परमानेंट हो जाए, वह जो एक्शन है आपका जो क्लाइमेट के प्रति, उन सारे एक्शंस के अगेंस्ट अर्जेंट फिर एक्शन लेना है। वो सारे एक्शंस जिनसे क्लाइमेट का नुकसान हो रहा है, उन एक्शन के अगेंस्ट अर्जेंट एक्शन लेना है। ना ही एक्शन, अर्जेंट एक्शन। दैट इज द गोल अंडर द क्लाइमेट एक्शन। दिस इज 13th goal. And this urgent action is about to combat the climate change. ऐसा एक्शन लेना है कि आप क्लाइमेट चेंज को से लड़ाई लड़ें, कॉम्बैट करें, उसके खिलाफ जो है कार्य करें। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, क्लाइमेट के खिलाफ नहीं। जिन वजहों से क्लाइमेट में अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को हटाना, उन क्रियाकलापों के अगेंस्ट अर्जेंट एक्शन लेना, उनको बंद करना, ताकि ये क्लाइमेट में जो ये अपना बुरा प्रभाव डे बाय डे, हर दिन, हर सेकेंड ऐड करते जा रहा है, वो तुरंत के तुरंत बंद हो। और इसके द्वारा जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप फिर आवश्यक कदम उठाएं। जैसे कि अगर कोई वाटर बॉडी पॉल्यूटेड हो गई, जैसे गंगा जी पॉल्यूटेड हो गई, तो सरकार ने कार्यक्रम चलाया नमामि गंगे, गंगा को शुद्ध करने का। वह बात अलग है कि वह कितना सफल हुआ कार्यक्रम, दैट इज द अनदर डिबेट टॉपिक। बट यहाँ पर वह कार्य जो है इस क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत लिया हुआ कार्य कहलाएगा कि कुछ तो कदम उठाया, अर्जेंट एक्शन, ताकि हम इस रिवर बॉडी को मरने से बचा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ए रिवर इज ए लाइफ।
जीवन जो नदी जो है वह एक जीवन है, और इस लाइफ का किसी नदी के पानी को खराब करना उस नदी का मर्डर करने के बराबर है। यह कावेरी जो नदी है उसके संदर्भ में एक विवाद था, उसका फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो 14th गोल इज लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनको कंजर्व करना, उनको इस प्रकार से यूज करना कि उनका सस्टेनेबल यूज हो। जैसे किसी एक इलाके में जाकर बहुत ज्यादा मछली मार लेना, फिशरीज एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर लिए, तो उस पर्टिकुलर इलाके में, उस समुद्र के इलाके में, समुद्री इलाके में मछलियों की तादाद कम हो जाएगी। ठीक, तो मछली भी मारना है तो एक सीमा में मारिए ताकि उनके पेरेंट्स बचे रहें, ताकि एक पॉपुलेशन फिर तुरंत एक्सपोनेंशियली जनरेट हो जाए, एक बैलेंस बना रहे कंजम्पशन और पीछे से सप्लाई का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और कुछ देश जो है वो बात को नहीं मानते। जैसे क्लाइमेट को कुछ पर्टिकुलर कंट्री जैसे कि रसिया, चाइना, अमेरिका, ये 3 देश मिलकर जितना पर्यावरण को नष्ट किए हैं, उतना दुनिया के सारे जो देश बचे हुए वो मिलके भी नष्ट नहीं किए होंगे। ये 3 देशों ने जितना किया है। अमेरिका, इसने परमाणु बम की होर मचा दी। अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम इसी ने बनाया, उसका देखा देखी फिर रसिया बनाया, और उसके बाद इन दोनों के बीच में होर मच गई। कोल्ड वार चला 50 साल, और इस कोल्ड वार के चक्कर में एक कोल्ड वार का नतीजा आज भी भुगत रहा है अफगानिस्तान, आज भी चल रहा है वहां। ये कोल्ड वार का ही नतीजा है, ये अमेरिका का पैदा किया हुआ नतीजा है। तालिबान को उसी ने खड़ा किया सोवियत से लड़ने के लिए। सोवियत, रूस ने भी बड़े बड़े डिजास्टर किए, इतने बड़े बड़े डिजास्टर किए, क्लाइमेटिक डिजास्टर, जिनकी भरपाई नहीं हो सकती है, अब कभी नहीं हो सकती है। आप अगर सुने हो चेर्नोबिल का नाम, सुने हैं चेर्नोबिल? नो सर। चेर्नोबिल एक जगह है बेलारूस में, जहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था और इसमें हादसा हो गया था, एंड दिस इज कॉल्ड ए चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। और इसके फलस्वरूप वह पूरा इलाका, समझ लीजिए कि आपका नॉर्थ बिहार पूरा, मतलब गंगा जी के उत्तर में जितना बिहार है ना, उतना बड़ा इलाका वहां बेलारूस में, वह पूरा इलाका जो है कॉन्टामिनेट हो गया है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट से, क्योंकि वहां उस न्यूक्लियर प्लांट में लीक हुआ, ब्लास्ट हुआ। उस न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर फ्यूल जो है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल, वह पूरे वातावरण में फैल गए ब्लास्ट के बाद। अब वहां की हवाओं में, पानी में, जमीन में, मिट्टी में, पेड़ पौधे, सब जगह जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ इज सपोज इट इज 10,000 ईयर्स, तो 10,000 साल के बाद भी उसको कोई साफ नहीं कर सकता रेडियो एक्टिव कचरा, वो कण कण में समाया हुआ है। 10,000 साल में वो आधा होगा सिर्फ, तो वह पूरा जोन जो है इनहैबिटेबल बन गया। पूरा का पूरा शहर घोस्ट सिटी कहलाता है। जो शहर कभी पहले चमचमाता हुआ, रंग बिरंगी गाड़ियां, रंग बिरंगे जो वहां पर बड़े बड़े भवन अट्टालिकाएं हुआ करती थी, बाजार होते थे गुलजार, वह शहर अभी घोस्ट शहर है। वहां पर जो अब बिल्डिंग सब था उसमें अब लताएं उगाई हैं, घास फूस उगाया है, इस तरह से। और अंदर जो है लोमड़ी भेड़िया ये सब घूमता है वहां। पूरा सील कर दिया गया वो इलाका को। ये था रसिया का डिजास्टर, इतना बड़ा डिजास्टर किया उसने। ऐसे ऐसे उसने कई सारे डिजास्टर कर रखे हैं। अब यहाँ बुराई करने नहीं बैठे हैं उसका, लेकिन कई सारे डिजास्टर इन लोगों ने किए हैं। इवन इंडिया का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था, जो पर्यावरण को भी इसमें बहुत नुकसान हुआ, यह भी अमेरिका का एंडरसन करके गया हमारी धरती पर।
और ये रसिया का एक और डिजास्टर बता देते हैं आप। अराल सी और अराल रिवर जो है, अराल जो पर्वत श्रृंखला है वह यूरोप और एशिया को अलग करती है, और यह है आपका, पहले था यूएसएसआर में, और अब जो है दिस अराल सी और अराल रिवर, दिस इज अब एट प्रेजेंट जो है ये यहाँ पर कंट्री जो है आपके तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और कैस्पियन सागर के पश्चिम की तरफ है। आप मैप में देख लीजिएगा। तो रसिया ने क्या किया, इन अराल सी में जाने वाली जो नदियां थी उन नदियों की धाराओं को मोड़ करके अपने तुर्कमेनिस्तान, पहले रसिया का पार्ट था, तो उसके कपास के खेतों को उसने पानी पहुंचा दिया नदियों की धाराओं को मोड़ के। तो अराल सी में मिलने वाली जो नदियों की धाराओं से पहुंचने वाले पानी थे उनको सप्लाई होते रहता था। अब वो सप्लाई डाइवर्ट कर दिया गया, और ये सेंट्रल एशिया के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपका जो जलवायु होता है, यानी जो लैंड का वह पॉइंट जो समुद्र से जितनी दूर होगा वहां पर कॉन्टिनेंटल जलवायु होगी, महाद्वीपीय जलवायु। कहने का मतलब दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंडा। यानी टेम्परेचर में वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा। तो और जैसे जैसे समुद्र के नजदीक रहते हैं, लैंड के जिस हिस्से पर आप समुद्र के, वहां पर 24 आवर्स के दौरान टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। अब मुंबई में रहने वाला डे नाइट टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, लेकिन कोई कजाकिस्तान में रहने वाला आदमी है, उसका डे नाइट टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये यहाँ महासागरीय जलवायु है, दिन में गर्मी होगी और सब भाप बन के सब अरालसी से पानी उड़ने लग, उड़ते उड़ते वो अरालसी अब बच गया 10%, सिर्फ 10% अरालसी बच गया समुद्र। अब वो बाकी समुद्र सूख गए। अब समुद्र सूखने के वजह से, और चूंकि समुद्र कहना गलत होगा, वो बेसिकली लेक है, लैंड लॉक्ड लेक, चारों तरफ जमीन है और लेक के बीच में, अब वो सूख गया। तो बरसों से उसके अगल बगल की कृषि योग्य जो भूमि थी वहां पर जो खाद और पेस्टिसाइड डाले जाते थे बारिश के पानी में बह के, वो उसी अरालसी में जाता था। वो बहुत ही सॉल्टी और मिनरल रिच था, और उसमें बहुत सारे, अब सूखने के बाद वो जो खाद, जो मिलियन टन्स ऑफ जो खाद जो इन्होंने खेतों में इस्तेमाल किए थे, वो अब उस अराल सी के सी बेड पर पाउडर लाइक फॉर्म में मौजूद है। जैसे कि बहुत सारा खाद का बोरा जो है खाली करके गड्ढा में भर दिया, उसी तरह पेस्टिसाइड भी, और वो हवाओं के माध्यम से उड़ते हैं और अगल बगल चारों तरफ फैलते रहते हैं, और रहने वाले लोगों का जीना हराम है। और उसके अगल बगल रहने वाले लोग कैंसर से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। तो क्या किया इन लोगों ने, पर्यावरण का नाश किया और उस भूमि का नाश किया, उस अरालसी को खा गया। किस लिए? एक कपास को उगाने के लिए। तो ये क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा? कपास को उगाना, उस समय तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट था कि कपास उगने लग गया तो एक्सपोर्ट इनकम उसको प्राप्त हुई, काफी अच्छा क्वालिटी का कपास होता था वहां तुर्कमेनिस्तान में, लॉन्ग फाइबर वाले। हमारे देश में जो कपास होता है वो थोड़ा घटिया क्वालिटी का होता है, शॉर्ट फाइबर होता है, वहाँ बड़े बड़े फाइबर वाले होते हैं, वो बहुत मुलायम और कंफर्टेबल सूती का कपड़ा बनता है उससे। लेकिन उस कपास को उगाने के लिए उन्होंने अपनी नदी को मार दिया, अपने वाटर बॉडी अरालसी को मार दिया, और उसको मारने के बाद उसमें जो डिपॉजिट थे, हार्मफुल वेस्ट जो डिपॉजिट थे, अब वो उड़ उड़ के चारों बगल फैल रहे हैं। ठीक है, जी सर। क्या उपाय था इसका? अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब फ्यूचर क्या है, वो अरालसी हो जाएगा 0%, 10% से। अब अरालसी को सैटेलाइट से भी देखना मुश्किल है। पहले अरालसी बहुत आराम से देखना, खोज के देखना गूगल मैप में कहां पर अरालसी है, दिस इज योर टास्क। अब देखिए 14, तो लाइफ जो है, पानी के नीचे रहने वाले जो जीव जंतु है, इनको कंजर्व करना है और सस्टेनेबली यूज करना है। किसी भी एक इलाका में जाके बहुत ज्यादा मच्छी नहीं मार देना है। ओके, जैसे चाइना के जो शिपिंग कंपनी, जो फिशरीज इंडस्ट्री, जो वो क्या करती है, पाकिस्तान में एक्सेस मिला हुआ है ग्वादर पर, वो जा करके पाकिस्तानी वाटर में इतना ना मछली मार लेता है
कि वहां पाकिस्तान का मछुआरा, बलूच मछुआरा सब कहता है अब हमारे लिए साल भर तक मछली नहीं बचेगा, पूरा मछली मार के चला गया यहाँ से चाइना। तो क्या वो सस्टेनेबल यूज किया वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का? नहीं। उतना मछली मारने की बजाय उसका अगर आधा मारा रहता या उसका फ्रैक्शन कुछ रहता तो वो कहला सकता था कि रेस्ट पॉपुलेशन वहां है जो फिर से अपने बच्चों को पैदा कर देंगे, तो फिर वो रिप्लेनिश हो जाएगा। तो ये भी करना है। फिर आप देखिए 15th वन, बोर हो गए क्या आप लोग? ये 17 गोल खत्म कर लेते हैं। नो सर, नो सर। बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो ये 17 गोल तक ये लोग कैसे पहुंचे यूनाइटेड नेशन, उसको हम बता देंगे। पहले 17 गोल क्या क्या है ये समझ लो, 14 गोल समझ गए। 15th गोल इज लाइफ ऑन लैंड। म्यूट कर लीजिए। लाइफ ऑन लैंड जो है आपको दूसरे प्रकार का है, लाइफ बिलो वाटर जो है वो दूसरे प्रकार का है। तो लाइफ बिलो वाटर को भी हमको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसका सस्टेनेबल यूज करना है ताकि आगे भी बचा रहे उसका। और लाइफ ऑन लैंड को भी उसी तरह हमको प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है, यानी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए हैं उनको हमको वापस बैक टू द नॉर्मल काउंट या कोई एक हेल्दी काउंट तक हमको लेके आना है। हालांकि ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत साल से बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें कोई खास सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई है। आप कहोगे दो बाघ को मिला दो, ये दो बाघ को एक बाघ बाघ का मिला दो, दोनों को मिलने से फिर छोटे बच्चे आ जाएंगे, शावक आ जाएंगे, फिर उनको मिला दो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करते जाओ, बनते चला जाएगा। ये सीधा सीधी मैथमेटिक्स नहीं है, ये जेनेटिक्स है। ओके, ब्रदर सिस्टर मेटिंग करवाते करवाते आप क्या कीजिएगा, पूरा पॉपुलेशन जो था वो सब डिजीज्ड हो जाएंगे, उनकी वायबिलिटी घट जाएगी, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी इन बाघों के पॉपुलेशन में। और यही वजह है इन बाघों के पॉपुलेशन को रिस्टोर करने के जो ट्राई चल रहे हैं, क्योंकि अब छोटा ग्रुप बन गया, बच गया, तो अब इनके जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं दे आर जेनेटिकली मोर क्लोज, मोर रिलेटेड। अब जेनेटिकली ज्यादा रिलेटेड हैं, ज्यादा क्लोज हैं, सो दे आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स। और उनके बीच में मेटिंग करवाएंगे तो कितना हेल्दी प्रोजेनी होगा, ये नहीं हो पाता है। और वो कब्स जो हैं वो ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं और बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो भी कुछ टाइम के बाद नहीं जी पाते हैं। ठीक है, तो हमको लैंड पर जो लाइफ है, जो एंडेंजर्ड के हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, जैसे हाथी के दांत को नहीं बेजा इस्तेमाल करना, हाथी को मार करके किसी मरे हुए हाथी से उसका दांत निकाल लीजिए वो अलग बात है, लेकिन हाथी को मार के उसका दांत आप निकाल लेंगे ये गलत बात है। किसी गेंडा को मार के उसका सींग निकाल लीजिएगा ये गलत बात है, समझे? तो इस तरह, या किसी कस्तूरी मृग को मार के उसका कस्तूरी को काट के निकालिएगा, तो ये फिर आपने ये लॉ के अगेंस्ट काम किया है। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं एंडेंजर्ड, प्रोटेक्टेड, स्पेशल, द एनिमल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एनिमल ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन सारे एनिमल्स को हमको प्रोटेक्ट करना है, हमारा दायित्व है इनको रक्षा करना और इनकी